जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हम कहते तो रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके तहत हम लोग ब्लड को देखेंगे, है ना। और जो सिस्टम थे, है ना, उससे पहले हम लोग जैसे मानव परिसंचरण तंत्र में हार्ट को देखा, क्या फंक्शंस थे उसके, हृदय चक्र को देखा हम लोगों ने, क्या क्या चीज़ें कैसे हृदय निर्गत होते हैं, पेसमेकर वगैरह भी देखे हम लोग, है ना। और साथ ही साथ रुधिर नलिकाओं में हम लोग अब चल रहे थे, तो उसमें रुधिर नलिकाओं में सिराएं, वाहिनियाँ और साथ ही साथ धमनियाँ, ये सब हम लोग देख रहे थे। तो इसके तहत हम लोग रुधिर कणिकाएं देख लेते हैं ना, जिसमें RBCS हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, WBC। तो इसका जो है सेट 5 होगा। सेट 5 होने का मतलब इन सब को मिला के, चूंकि ये सब के सब जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ही आएंगे, तो ये 5 हो जाएगा। इसके बाद और एक वीडियो मिलेगा जो रुधिर समूह से होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप से होगा, और उसमें हम लोग उसको भी बड़ा डीप समझेंगे। और आज हम लोग RBC तो हो गया है, अब इसमें हम WBC और साथ साथ प्लाज्मा के बारे में, सॉरी, लसिका के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही डीप हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, बिल्कुल प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दीजिए प्यारा सा वीडियो को। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, WBC। तो RBC हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, बायोलॉजी वाले पार्ट में। अब इसके तहत श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, आकार में गोल होती हैं या अमीबाकार होती हैं, है ना। और इसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस इसमें होता है, और साथ साथ वर्णक विहीन ये होती है ना। तो ये आप थोड़ी थोड़ी जो टर्म्स हैं उनको आप समझ लेंगे। और WBC का आकार RBC से बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन संख्या में आमतौर पे कम होते हैं, है ना, संख्या में ये कम होते हैं। आगे क्या है, ल्यूकीमिया, यानी रुधिर को कैंसर जो होता है ना, ब्लड कैंसर होता है, उसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। वो जो है WBC की संख्या जब बढ़ जाती है तब ये हो जाता है, ठीक है, WBC की संख्या बढ़ने के कारण हो जाती है। तो अब हम कहेंगे, सॉरी, आगे देखेंगे हम लोग श्वेत रुधिर कणिकाओं के क्या क्या प्रकार हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट्स। देखिए श्वेत रुधिर कणिका को, यानी हम कहें WBC को, हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो जो इसका दूसरा नाम है आमतौर पे जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है, तो ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, बीच बीच में इसमें मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, ये क्या है, इसका पहला ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स, ऐसा ही कुछ होता है, टर्म्स जो है प्रोनाउंसिएशन में मामला बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये कोशिकाएं लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं, ठीक है, लाल अस्थिमज्जा में बनती है। अस्थिमज्जा मैंने बताया था क्या होता है, जो हड्डियों को बीच में पाया जाता है वहाँ पे बनता है ना। तो कुल मिला के RBC WBC सारे के सारे के अस्थिमज्जा में ही बनते हैं। तो इसमें जो WBC का जो पार्ट है पहला, यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स, ये भी लाल अस्थिमज्जा में बनता है, ठीक है, श्वेत में नहीं। ये कुल ल्यूकोसाइट्स की 65% मात्रा होता है, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC, ठीक है। और इसके जो अन्य प्रकार हो जाएंगे, इसी में इसके जो भाग होते हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, देखिए ग्रेनुलोसाइट्स का जो है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स, इन तीनों को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए ये जो है WBC का अकेला 62% होता है, और ये टोटल कितना परसेंट होता है, 65%। तो भाई साहब ये बचे हुए ये 3% में ये दोनों होंगे, और क्या होगा, है ना। तो और न्यूट्रोफिल्स को पहले समझ लें हम लोग। इसमें क्या होता है, ये WBC का 62% होता है, और इसे हम शरीर का रक्षक भी कहते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, जो हमारे शरीर के अंदर हम कहें प्रतिरक्षक, या हम कहें तो एंटीडोट्स जो बनते हैं, या प्रति
रक्षी जो ह्यूमन सिस्टम है वो इन्हीं से शुरू होता है। देखिए हर जगह कहीं ना कहीं सिस्टम फिट है ना। जब आप भोजन करना शुरू करते हैं वहाँ से लेकर के पूरे शरीर में हर जगह जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे सिस्टम फिट है कि कहाँ पे हमें टॉक्सिक एलिमेंट्स या हानिकारक जो विषाणु या वायरस तो वही हो गया या बैक्टीरिया हो, इन सबको नष्ट करने के लिए या रोगाणुजनक जो भी जीव होते हैं बीच बीच में सब सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, शरीर का रक्षा करता है और साथ साथ इनके जो है कोशिका द्रव्य में महीन कण पाए जाते हैं और जो अम्लीय क्षारी और अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर के रंजित हो जाता है और इसी के कारण इसका रंग जो है बैंगनी दिखता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, यानी कि न्यूट्रोफिल्स का कलर कैसा होता है, बैंगनी होता है। क्यों होता है, अम्ल क्षार इसमें मिला हुआ होता है इसलिए, और ये महीन कण होता है कोशिका द्रव्य में इसके जो है आरबीसी का ये 62% है और इसे शरीर का रक्षक कहते हैं। न्यूट्रोफिल खत्म हो गया। उसके बाद बेसोफिल्स में देखेंगे, ये साइनोफिल्स इसका जो है उपनाम है, सबनेम, यानी दूसरा साइनोफिल्स कहते हैं। और ये कोशिका द्रव्य के कण जो है थोड़े से बड़े होते हैं और इसका रंग जो होता है नीला होता है, जबकि इसका बैंगनी था न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, और ये हिपेरिन एवं हिस्टोमिन को स्रावित करते हैं। अच्छा, ये हिपेरिन क्या है? हिपेरिन सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है और इसमें लिखा होगा, बात यह है कि हिपेरिन ना हो तो हमारे शरीर के अंदर ही ब्लड जम जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे फाइब्रोनोजिन होता है, फाइब्रोनोजिन वो जो है घाव को भरने का काम तो करता ही है, यानी वो रक्त का थक्का बनाने का पूरा जिम्मेदार है, तो वो अंदर भी बना सकता है अगर हिपेरिन ना हो तो। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं हिपेरिन एवं हिस्टोमिन जो होते हैं का श्रावण करता है कौन? बेसोफिल्स, जिसमें हिपेरिन नलिका में रुधिर को थक्का बनने से रोकता है। जो हिपेरिन होता है वो नलिकाओं में थक्का नहीं जमने देता है, लेकिन ये जो है जब घाव होता है, कट जाता है, तो वहाँ पे ये निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो आपका फाइब्रोनोजिन है वो कार्य करता है और ब्लड का थक्का जम जाता है। टर्म्स को समझते रहिएगा। ठीक है, और देखिए एसिडोफिल्स में देखेंगे जो क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स का तीसरा भाग है। इनका केंद्रक द्विपालित युक्त होता है। अच्छा, एलर्जी में इनकी संख्या बढ़ जाती है। एलर्जी को कंट्रोल करना होता है ना, एलर्जी वगैरह हो जाते हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो दाने वगैरह, इस तरीके से एलर्जी बहुत सारे तरीके से हो जाती हैं। तो उसमें क्या है, एसिडोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है और ये घाव में भरने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए एग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, एग्रोन्यूलोसाइट्स इसकी जो है WBC की संख्या 35% होती है। देखिए अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे, जो आपका ग्रेन्युलोसाइट्स था उसमें 65% और ये एग्रोन्यूलोसाइट्स 35%, यानी इन दोनों चीज़ों से WBC का टोटल निर्माण हो जाता है। और उसका 3 पार्ट था, 3 भाग थे और इसके 2। तो इसमें देखिए मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये 2 चीज़ें हैं। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इनको समझिए। मोनोसाइट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, ल्यूकोसाइट्स कहा जाए या WBC, बात समझ जाइएगा। ठीक है, एक ही है। तो ये सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट्स या WBC है, सबसे बड़ी। ठीक है, पार्ट है उसका। केंद्रक इसका कैसा होता है, अंडाकार होता है या वृक्क या घोड़े के नाल जैसा होता है ना, और इसमें बाह्य केंद्रक नहीं होता है। और इनका निर्माण जो है लिम्फ नोड से, ठीक है, लिम्फ नोड, ये लिखा हुआ लिम्फ, ठीक है, लिम्फ नोड एवं प्लीहा में होता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, लिम्फ नोड या प्लीहा में, किसका, मोनोसाइट्स का। उसके बाद ये जो है बहुत ज़्यादा मोशन इसके अंदर है, बहुत ज़्यादा चलायमान होता है और ये जीवाणुओं रोगाणुओं का भी भक्षण करता रहता है। जो भी जीवाणु हो, टॉक्सिक एलिमेंट्स, इन सब का जो भी रोगाणु होते हैं उनको मोनोसाइट्स खत्म करने का काम करता है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि हमारे शरीर ब्लड के अंदर कौन जीवाणुओं या रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो हम लोग कह लेंगे ऑप्शन ये भी आ सकता है, एग्रेन्युलोसाइट्स या मोनोसाइट्स, या मोटा मोटी दे दे तो WBC, तो WBC आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ऑप्शन बहुत डीप दे रहा है तो बहुत डीप आंसर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स क्या है, ये इसका जो है WBC का लगभग 30% भाग यही होता है, तो बचा हुआ 5% यही होंगे ना महोदय,
मोनोसाइट्स, ठीक है। जो 30% ये है, चूँकि 35% यहाँ पे है, तो 5% ये वाले होंगे। अब देखिए, अब ये जो है इसका केंद्रक जो होता है बड़ा होता है, गोल होता है, ठीक है। और इसमें कोशिका द्रव्य जो होती है पतली परिधीय परत की बनी होती है, इसकी जो परिधि है वो पतली सी बनी होती है कोशिका द्रव्य, ठीक है। और ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है ना, प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम का निर्माण करता है, और बाकी प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत ज़्यादा इसकी भूमिका है। तो एग्रोन्यूक्लियोसाइड्स का पूरा काम ही यही है कि प्रतिरक्षा को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, ठीक है, और वो उसके पार्ट भी हैं। अब प्लेटलेट्स को हम लोग देख रहे हैं, रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है। ये हमारा WBC खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम जो तीसरा पार्ट देख रहे हैं, रुधिर प्लेटलेट्स, इसके अंतर्गत है ना। देखिए, जो हमारी रुधिर कणिकाएं थी उसके तहत हम लोग RBC देख लिए, WBC देख लिया, और तीसरा क्या देख रहे हैं अब, प्लेटलेट्स, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं रुधिर का, ठीक है, रुधिर कणिकाओं के, है ना। तो देखते हैं भाई इसको। अच्छा, ये जो है स्तनधारियों में या आप मनुष्य में आमतौर पर ज़्यादा कह लेगा, या स्तनधारी कह ले तब भी, इसमें क्या कैसा होता है, ये सूक्ष्म होता है, छोटा सा, बहुत छोटे छोटे होते हैं, रंगहीन होता है, केंद्रक विहीन, यानी कि केंद्रक बिल्कुल नहीं होता है, गोलाकार होता है, तथा चक्री कलर का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मेढक की बात आएगी, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसमें छोटी छोटी तरकू के आकार का होता है, और इसमें भी केंद्रक, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं है। और इसमें कोशिका में जो है, कोशिका जो थ्रोम्बोसाइट्स की होती है, और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें इस तरह से नाम दे रखा है, तो ये याद रख लेंगे। और रुधिर के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका प्लेटलेट्स ही निभाते हैं, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण, यानी कि हर पॉइंट्स इसमें महत्वपूर्ण ही हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अब देखते हैं स्कंदन कैसे करता है। तो इसको स्टोरी में लिख रहा था, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश किया हूँ। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको भी। रुधिर में उपस्थित जो थ्रोम्बोसाइट्स, देखिए अब रुधिर का स्कंदन कैसे होगा। पहले मान लीजिए घाव लग गया, चोट लग गया, कट गया, है ना। तो जो घाव बनता है आमतौर पे, अब जो चोट है, कटा हुआ भाग है, उसको जमना है, कैसे जमेगा। और ये जो है कुछ मिनटों में देखते हैं हम, जम जाता है ना, वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। हालांकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन इसमें जो कैसे क्या होता है उसको हम लोग समझ लेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है वो टूट जाते हैं आमतौर पे जब हवा के संपर्क में आएंगे, और इससे एक विशेष प्रकार का रसायन उत्पन्न होता है, और जो प्रोटीन के साथ क्रिया करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। फिलहाल इसको छोड़ ही दीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। जो डायग्राम बनाया था मैं वो, है ना, क्या हम लोग देख रहे हैं, थक्का बनाना, ठीक है, रक्त स्कंदन। तो अब इसके तहत देखिए, सबसे पहले कोई चोट लग गया, आपको घाव लगा है, ठीक है, तो आपका जो प्लेटलेट्स है, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन आप कह सकते हैं, वो क्या है, शरीर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर से निकलता है ना। और फिर हवा के संपर्क में आने पर प्रोटीन और तथा जो रसायन निकला होता है उन दोनों से अभिक्रिया करता है और फिर बनाता है, ये देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये जो है कैल्शियम आयन से अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम आयन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये पहले उसका प्रो स्टेज था, उसके बाद ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और ये प्रोटीन, यानी कि ये मुख्य चीज है, फाइब्रोजिन, ठीक है। फाइब्रोनोजन ना हो तो रक्त का थक्का बिल्कुल बनेगा ही नहीं। सबसे बड़ा कंपोनेंट्स, या हम कहें तो सबसे बड़ा एलिमेंट्स कह लें, या हम इस पूरे रक्त का थक्का बनने का हीरो कह लें, तो फाइब्रिनोजन ही है। तो प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है अभिक्रिया करती है इससे, और फिर क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है। और फाइब्रिन ही वह तंतु है, देखिए ऐसा कुछ बना रखा हूं मैं, बहुत बहुत पतली सी जालिका होती है, वो क्या करती है, फटाफट जाला बुन देती है उस घाव पे। और फाइनली जो हमारा आरबीसी होता है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, वो उसमें फंस जाते हैं, यहाँ पे फंस जाते हैं, इतना महीन होता है। और जब फंस जाएंगे तो वहां रुकना शुरू हो जाएगा, और फिर रुकते रुकते एक
लाल ठोस पिंड सा बन जाता है और थक्का बन जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग करने में जो लास्ट स्टेज है फाइब्रिन है ना, जो किससे होता है, फाइब्रिनोजन से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का बन जाता है। और इसके तहत जो देखिए इसमें एक ऊपर ऊपर देखेंगे पीला पदार्थ होता है, तो वो पूछ लेते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वो उसे हम कहेंगे सीरम होता है। ठीक है, वो जो पीला पदार्थ होता है जो आमतौर पर उसका थक्का नहीं बनता है, तो वो सीरम होता है ना। और सीरम का थक्का बिल्कुल नहीं बनता है। ठीक है, वो ऐसे ही रहता है, तैलीय सा, हल्का हल्का पीला सा होता है। ठीक है, और कारण यह है कि इसमें जो है इस सीरम में फाइब्रिनोजन बिल्कुल नहीं होता है। फाइब्रिनोजन अगर होता तो इसका भी थक्का जम जाता, तो सीरम में फाइब्रिनोजन होता नहीं है तो थक्का बनता नहीं है। और इसलिए अच्छा, रुधिर में जो हम एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कह लें, जो हमारा हिपेरिन है, मैंने पहले भी कहा था, हिपेरिन एंटी क्लॉटिंग फैक्टर आप कह सकते हैं, यानी कि प्रतिस्कंदन है ना, जो थक्का न बनाने का काम करे। ये देखिए प्रतिस्कंदन है, वो हिपेरिन ही होता है। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ के आए भी हैं, है ना। हिपेरिन जो होता है रक्त का थक्का, ब्लड के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है ना, बेसोफिल्स के अंतर्गत हिपेरिन का निर्माण होता है। ठीक है, बेसोफिल्स किसके अंतर्गत आएगा, ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इतना क्लियर हो गया क्या क्या चीजें हो रही हैं, है ना। तो इन सबको थोड़ा सा डायग्राम आप 1 से 2 बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा। ये वाला सिस्टम थोड़ा सा जटिल बनता है क्योंकि नाम भी, हाँ, लेकिन यह है पूछ लेगा कि किसकी वजह से थक्का जमता है, तो आप कहेंगे फाइब्रिनोजन की वजह से, है ना। और क्या क्या यूज होते हैं, तो आप उसमें कह सकते हैं जो एक रसायन होता है प्रोटीन्स, है ना, कैल्शियम आयन, तो ये सब स्टेज से। और हिपेरिन क्या थक्का नहीं जमने देता है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जो पीला पदार्थ है वो क्या है, सीरम है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे लसिका के बारे में। लसिका पढ़ लें, और लसिका और रुधिर में अंतर भी अभी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ रुधिर समूह को कंप्लीट कर लेंगे, काम खत्म। ठीक है, और कैसे निर्धारण होता है ना, क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो पहले लसिका को देखते हैं। तो लसिका क्या है, यह एक अर्धपारदर्शी क्षारीय तरल होता है। कैसा होता है, क्षारीय, यानी पीएच स्केल में इसका 7 से अधिक मान होता है। और अच्छा, एक चीज जो है थोड़ा सा छूट गया, जो हमारी हम लोग अभी डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे, तो डब्ल्यूबीसी का जो टाइम पीरियड है वो हम लोग मतलब नहीं देखे हैं, उसमें मतलब था भी नहीं। तो आप कह सकते हैं 15 से या 13 से 20 दिन के बीच में इसका टाइम पीरियड होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, ये याद रख लेंगे। और आपका 120 दिन का तो आरबीसी होता है। ठीक है, तो ये आप लोग आमतौर पे याद रखिएगा। अच्छा, ये कैसा होता है, लसिका के बारे में देख रहे थे हम लोग। तो अर्धपारदर्शी क्षारीय तरल होता है, और ये लसिका जो होती है ऊतक और रुधिर कोशिका के बीच में पाया जाता है। ये मत कहिए कि ये बड़ा होता है, ऐसा नहीं, वो चिन्ह का मतलब हम कह देंगे बीच में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है रेड ब्लड सेल्स इसमें जो है अनुपस्थित होता है, लेकिन प्लाज्मा, जो उसमें प्लाज्मा होता है वो होता है, लेकिन प्रोटीन कम होता है। ठीक है, 2 बार प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन कम होता है इसमें, प्लाज्मा प्रोटीन कम होता है, लेकिन आरबीसी बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा तो है ही है, तो प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं आमतौर पे लसिका में। और रुधिर की अपेक्षा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इसका बड़ा रोल है लसिका का। देखिए इसके कार्य क्या क्या है। लसिका का अस्थायी संचय जो है जल का लसिका करती है, अस्थायी संचय यानी फिक्स नहीं है। और जो बचे हुए अधिशेष जल का अवशोषण करती है। दीर्घाणु, ये सबसे बड़ा काम है। दीर्घाणु मतलब बड़े जो अणु होते हैं आरबीसी में जो ना परिवहन कर सके, है ना, जैसे प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स हो गए, है ना, को रुधिर परिसंचरण में ले जाना। अब रुधिर जो है परिसंचरण में इन प्रोटीन और हार्मोन्स को ले जाने का क्यों जरूरत पड़ जा रही है लसिका को,
क्योंकि ये बड़े कण होते हैं आमतौर पे अपने आप ये रुधिर परिसंचरण में एंटर नहीं कर सकते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो अब भाई इनको मदद की जरूरत पड़ती है ना, अपने आप पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि वो जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनको भेद ही नहीं पाते हैं। तो इसी की वजह से इनको किसी की मदद चाहिए होती है, जो कौन आता है सामने, लसिका, ठीक है। तो प्रोटीन और हार्मोन्स लसिका की वजह से इनका परिवहन होता रुधिर परिसंचरण में ही है। अच्छा, वसा का परिवहन कौन करता है, लसिका ही करती है। तो लसिका में क्या होता है, फैट होता है, वसा होता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और संक्रमण से सुरक्षा, लिम्फोसाइट्स की अनुपस्थिति, संक्रमण से सुरक्षा करती है, क्यों, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है। और ये हम लोग WBC में पढ़ के आए थे, है ना, जो 30% भाग होता है टोटल और WBC का, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स जो है पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है ना, प्रतिरक्षों का निर्माण ये करता है आमतौर पे। अब हम लोग अंतर समझ लेते हैं लसिका और रुधिर में, आमतौर पे बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है। तो बस कुछ है नहीं, अभी हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, उसी से हो जाता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें लसिका में जो WBC की संख्या अधिक होती है, आमतौर पे लसिका में WBC की संख्या अधिक होती है, लेकिन रुधिर भाई ब्लड है तो उसमें RBC की संख्या अधिक होती है, ठीक है। और लसिका में फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है, फिर भी ये थक्का बनाने में सक्षम है, बना लेता है, लेकिन फाइब्रिनोजन इसमें अधिक होता है और इसलिए आसानी से थक्का बना लेता है, ठीक है। बस, बहुत कुछ है नहीं। लसिका का जो कलर होता है वो रंगहीन होता है और इसका तो भाई लाल रंग होता ही है ना। अच्छा, ये लिखने का क्या जरूरत थी भाई, RBCS कम होता है, क्यों, क्योंकि हमें ये तो पता है कि इसमें WBC की संख्या अधिक है, लेकिन इसका मतलब RBC भी इसमें है और इसमें RBC की संख्या अधिक है, इसका मतलब WBC भी इसके अंतर्गत है। तो ठीक है, बस इतना ही रुधिर समूह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कितना हेल्पफुल रहा बताइएगा ज़रूर। और आपको थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।